नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू सिविल आउटलुक। तो हम करने वाले हैं आरसीसी, सोम और एनवायरनमेंट की टॉप 25 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपके आने वाले अपकमिंग एग्जाम एसएससी, यूपीपीसीएस और टीएचडीजीसी जेई एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। और इसमें हम लोगों ने एनवायरनमेंट के 15 क्वेश्चन, सोम के 5 क्वेश्चन और आरसीसी के 5 क्वेश्चन करवाए हैं, जिससे एक कॉम्बो पैक भी चलता रहे। ठीक है, इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। और इससे पहले मैंने सोम और आरसीसी के 2 लेक्चर अपलोड करे हैं, जिसमें सोम का एक है और सोम प्लस आरसीसी का एक है। तो उन वीडियोस को भी आप जाके पहले देखिए। ठीक है, उसके साथ आप आगे बढ़िए, क्योंकि हम लोग हर एक सब्जेक्ट को ऐड करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। पहले सोम, उसका सोम प्लस आरसीसी, अब आरसीसी, सोम और एनवायरनमेंट नेक्स्ट होगा। तो उसमें एक और जो सब्जेक्ट्स है वो ऐड हो जाएगा, जिससे पिछला सब्जेक्ट लैग ना करे। और हर एक क्वेश्चन को डिटेल में डिस्कस करेंगे, जिससे आपका एकदम जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं 1 बाय 1 क्वेश्चन की ओर। तो पहले क्वेश्चन की ओर हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? पहला क्वेश्चन क्या कहता है? स्टेटमेंट 1 और 2 दे रखे हैं, हम लोगों को बताना कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है। ठीक है, स्टेटमेंट 1 पढ़ते हैं। डिसइंफेक्शन रिफर्स टू द रेंडरिंग ऑफ पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म हार्मलेस, यानी कि जो आपके पैथोजेनिक्स होते हैं उनको मारता है। डिसइंफेक्शन क्या, तो आपको नॉलेज होनी चाहिए। डिसइंफेक्शन का मतलब होता है जो पैथोजेंस है, डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया जिनको हम लोग बोलते हैं, उनको मारने को बोलते हैं हम लोग डिसइंफेक्शन। और डिसइंफेक्शन में यूज़ करते हैं हम लोग क्लोरीन, एक एग्जाम्पल के तौर पर क्लोरीन। ठीक है, स्टेटमेंट 2 को देखते हैं हम लोग। स्टरलाइजेशन, स्टरलाइजेशन का मतलब क्या होता है? रिफर्स टू किलिंग ऑल ऑर्गेनिज्म्स। हाँ, स्टरलाइजेशन में पैथोजेंस और नॉन पैथोजेंस दोनों को मार दिया जाता है। ठीक है, यानी स्टेटमेंट 1 भी ट्रू है, स्टेटमेंट 2 भी ट्रू है। किलिंग डिसइंफेक्शन क्या है, क्लियर कर देता हूँ आपको दोबारा। डिसइंफेक्शन में सिर्फ हम पैथोजेंस को मारते हैं, स्टरलाइजेशन में हम पैथोजेंस और नॉन पैथोजेंस दोनों को मारते हैं। तो आई होप कि आपको ये पूरा क्लियर हो गया होगा। इसके अकॉर्डिंग स्टेटमेंट 1 और 2 बोथ आर ट्रू, यानी कि ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द पार्टिकल साइज रेंज ऑन विच ग्रेविटेशनल सेटलिंग चैम्बर वर्क्स। देखिए, आपको इसके नाम से ही पता चल रहा है, ग्रेविटी के थ्रू एक ऐसा चैम्बर है जिसमें पार्टिकल सेटल करते हैं। ठीक है, तो जो हमारे एयर पॉल्यूशन है उसमें हम लोगों को ऐसा एक चैम्बर होता है जिसमें से एयर जाती है, उसमें जो डस्ट पार्टिकल होते हैं वो उसकी ग्रेविटी के कारण सेटल हो जाते हैं, उसको ग्रेविटेशनल सेटलिंग चैम्बर बोलते हैं। तो उसमें जो साइज़ होता है पार्टिकल्स का वो ग्रेटर देन 15 म्यू माइक्रोन होता है। ठीक है, क्योंकि भाई जितना ज़्यादा वो साइज़ होगा वो उतना ज़्यादा हैवी होगा, तभी तो ग्रेविटी के कारण सेटल हो पाएगा। ठीक है, ये आप सोच सकते हैं। अब जितना लाइट होगा उतना वो सस्पेंशन में रहेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू द टेस्टिंग ऑफ वाटर फॉर म्युनिसिपल यूज। ठीक है, इनकरेक्टली एप्लीकेबल, यानी कि इनकरेक्ट है, जो आपको इनकरेक्ट बताना। जब आपसे क्वेश्चन में करेक्ट पूछा जाता है तो आपको एक ऑप्शन चेक करना होता है, लेकिन जब इनकरेक्ट पूछा जाता है तो आपको सारे ऑप्शन चेक करने होते हैं। ओके, तो मैं यहाँ पे आपका एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा एकदम यहाँ पे। ठीक है, एक एक ऑप्शन को हम लोग देखेंगे। तो पहले ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं। क्या बोला है? सूडो हार्डनेस इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सोडियम इन वाटर। यस, जो सोडियम होता है उसके कारण सूडो हार्डनेस होती है। सूडो यानी कि जो रियल में नहीं होती है, लेकिन वो शो करती है कि मैं हूँ। ठीक है, एक तरह से बोलते हैं छदम, दिखावा। ठीक है, दिखावा जिसको बोलते हैं छदम हिंदी में। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सूडो हार्डनेस किसकी वजह से होती है। जेई एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन बहुत ही कम पूछा गया है। ठीक है, तो ये एक ऑप्शन बन सकता है। अच्छा, फिर उसके बाद करते हैं, व्हेन एल्कनिटी इज ग्रेटर इक्वल टू टोटल हार्डनेस, नॉन कार्बोनेट हार्डनेस इक्वल टू 0। देखो, इसका कॉन्सेप्ट मैं आपको क्लियर करता हूँ। पहली बात कि टोटल हार्डनेस होती है हमारी कार्बोनेट हार्डनेस प्लस नॉन कार्बोनेट हार्डनेस। ठीक है, जो कार्बोनेट हार्डनेस होती है हमारी टेम्पररी हार्डनेस, नॉन कार्बोनेट हार्डनेस होती है हमारी परमानेंट हार्डनेस। ठीक है, अब बात करते हैं, जो कार्बोनेट हार्डनेस होती है वो टोटल हार्डनेस और एल्केनिटी का मिनिमम होती है। ठीक है, एल्केनिटी का मिनिमम होती है। जब एल्केनिटी ज़्यादा होगी यानी कि टोटल हार्डनेस मिनिमम होगी, तो कार्बोनेट हार्डनेस टोटल हार्डनेस के बराबर हो जाएगी। तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे, तो नॉन कार्बोनेट हार्डनेस तो 0 निकल के आएगी ना। तो नॉन कार्बोनेट हार्डनेस 0, तो ये तो सही है। ठीक है, सी को देखते हैं, व्हेन एल्केनिटी इज ग्रेटर और इक्वल टू टोटल हार्डनेस, तो टोटल हार्डनेस इक्वल टू कार्बोनेट हार्डनेस, तो ये भी सही है। ठीक है, ये दोनों तो आपस में बराबर हो जाती है, क्योंकि कार्बोनेट हार्डनेस इज द मिनिमम ऑफ टोटल हार्डनेस और एल्केनिटी। ठीक है, और डी को देखते हैं हम लोग,
बाइकार्बोनेट एल्कनिटी इक्वल टू टोटल एल्कनिटी माइनस कार्बोनेट एल्कनिटी माइनस हाइड्रोक्साइड एल्कनिटी। देखो यहाँ थोड़ा गलत है। देखो जो एल्कनिटी होती है वो बाइकार्बोनेट होती है, ठीक है, हाइड्रोक्सिल के कारण होती है और कार्बोनेट के कारण होती है, ठीक है। तो एल्कनिटी इसके कारण होती है, बाइकार्बोनेट को मैं इधर रखूँ अगर इसको, तो ये दोनों जाके माइनस में लग के ब्रैकेट में ये दोनों प्लस होंगी वैल्यू, तो यहाँ प्लस आना चाहिए था लेकिन यहाँ माइनस है। तो ये ट्विस्ट है इस क्वेश्चन में, तो इनकरेक्ट पूछा था, तो ऑप्शन डी है वो इनकरेक्ट आंसर है। ओके, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा, तो अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज आर इनकरेक्टली मैच्ड। तो इनकरेक्टली कौन सा मैच्ड है वो आपको बताना, यानी कि कौन कौन से करेक्टली मैच्ड है उनकी नॉलेज आपको होनी चाहिए। क्वेश्चन ही इस तरह रखे गए हैं जिससे आपका एक टॉपिक एक बार आए तो वो पूरा कवर हो जाए, ठीक है। पहले ऑप्शन को देखते हैं हम लोग वन बाय वन। चेक वाल्व टू चेक वाटर फ्लो इन ऑल डायरेक्शन। देखो चेक वाल्व को हम लोग एक बोलते हैं यूनि डायरेक्शन वाल्व। यूनि डायरेक्शन यानी कि वन डायरेक्शन में फ्लो कराता है, तो ऑल डायरेक्शन तो यही गलत हो गया, तो गलत ही पूछा था, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। लेकिन हम बाकी ऑप्शन को भी चेक करेंगे। ओके, स्लुइस वाल्व टू कंट्रोल ऑफ फ्लो थ्रू द पाइप्स। ठीक है, स्लुइस गेट होता है ना, सीधा स्लुइस वाल्व होता है, वो ऑन ऑफ करता है, ठीक है, तो ये ऑप्शन सही है, कंट्रोल करता है फ्लो को। मतलब सी को देखते हैं, एयर वाल्व टू रिलीज द एक्यूमुलेटेड एयर। ठीक है, हाँ, जो आपका साइफन इफेक्ट होता है तो वहाँ एयर एक्यूमुलेट हो जाती है, तो उसको निकालने के लिए हम लोग एयर वाल्व यूज़ करते हैं। स्कोर वाल्व टू रिमूव सिल्ट इन द पाइप। ठीक है, जो ग्रिड्स पार्टिकल्स होते हैं उनको स्कोर यानी कि वाश आउट वाल्व भी बोलते हैं इसको, उनको वाश आउट यानी कि बाहर निकालने को बोलते हैं हम लोग स्कोर वाल्व। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी भी सही है। ओके, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर विच इज आस्क्ड इनकरेक्ट। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है, द सरफेस एरिया ऑफ एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस सेटलिंग टैंक शुड बी डिजाइन फॉर। तो जो हमारा एएसपी होता है, एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस होती है, तो उसमें जो हम लोग सेटलिंग टैंक डिज़ाइन करते हैं तो वो हम लोग दो चीज़ों के लिए डिज़ाइन करते हैं। एक होता है हमारा ऑर्गेनिक लोडिंग रेट, जिसको OLR बोलते हैं हम लोग, ठीक है, ऑर्गेनिक लोडिंग रेट। दूसरा होता है हमारा SLR यानी कि सॉलिड लोडिंग रेट। यानी कि ऑप्शन ए को देखते हैं ओवरफ्लो, तो ये तो गलत है, ठीक है। बी को देखते हैं सॉलिड लोडिंग रेट, तो ये तो सही है। सी को देखते हैं बोथ ओवरफ्लो एंड सॉलिड लोडिंग, सी को देखते हैं बोथ ओवरफ्लो एंड सॉलिड लोडिंग रेट, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, आपको फिर से स्टेटमेंट 1 और 2 दे रखे हैं और दोनों में से कौन सा सही है कौन सा गलत है ये आपको चूज करना है, ठीक है। ऑप्शन ए को देखते हैं, एसिड फर्मेंटेशन stage of anaerobic pond is that in which complex organic materials are broken down mainly to short chain acid and alcohol। हाँ, तो एसिड फर्मेंटेशन में क्या होता है, जो हमारे बैक्टीरिया होते हैं उनको, जो एनारोबिक बैक्टीरिया होते हैं ना, ऑर्गेनिक मैटर को किस में तोड़ देते हैं, एसिड्स एंड एल्कोहल, ऑर्गेनिक, ठीक है, ऑर्गेनिक एसिड एंड एल्कोहल में तोड़ देते हैं, ठीक है। उसके बाद सेकंड क्या होती है, यानी कि स्टेटमेंट 1 इज राइट है, ठीक है। सेकंड को देखते हैं हम लोग, द प्रॉपर डिजाइन ऑफ एनारोबिक पॉन्ड मस्ट रिजल्ट इन एनवायरमेंटल कंडीशन फेवरेबल टू एसिड फर्मेंटेशन। तो ऐसा तो होता नहीं है, मीथेन फर्मेंटेशन के लिए डिजाइन करते हैं, एसिड फर्मेंटेशन के लिए नहीं करते हैं, तो स्टेटमेंट 2 है वो गलत है। यानी कि ऑप्शन नंबर हम लोग देखते हैं, S1 इज ट्रू और S2 इज फॉल्स, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, द बेंगलोर प्रोसेस ऑफ कंपोस्टिंग इज। देखिए बेंगलोर प्रोसेस नाम आती है, आपको पता होना चाहिए कि कंपोस्टिंग जो बेंगलोर में होता है वो कैसा होता है, एनएरोबिक, यानी कि ऑप्शन ए और बी को देखते हैं हम लोग। तो ए तो एरोबिक है, ये कैंसिल हो गया, और डी एरोबिक है तो ये भी कैंसिल हो गया, तो बी और सी में से एक आंसर होने वाला है, ठीक है। एनारोबिक डाइजेशन प्रोसेस विद ऑप्टिमम C/N, यानी कार्बन बाय नाइट्रोजन का रेशियो जो होता है वो कितना होना चाहिए,
तो वो 30 to 50 रेंज करता है हमारा, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ये डाटा आपको याद रखना है कि C/N का जो रेशियो होता है बेंगलोर मेथड में, वो पहला पॉइंट तो है वो एनारोबिक प्रोसेस होती है, दूसरा उनकी रेंज कितने से कितने तक होती है, 30 से लेके 50 तक। ओके, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है इज द राइट आंसर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, द मोस्ट सुटेबल सेक्शन फॉर सीवर इन सेपरेट सीवरेज सिस्टम, ठीक है, तो सेपरेट सीवरेज सिस्टम के लिए हम लोग जो मोस्टली यूज़ करते हैं वो कौन सा यूज़ करते हैं, सर्कुलर, ठीक है, कौन सा यूज करते हैं, सर्कुलर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर इनकरेक्टली मैच्ड, यहाँ भी इनकरेक्ट बताना है, यानी कि सारे ऑप्शन की नॉलेज होनी चाहिए। एक्टिवेटेड स्लज को हम लोग हाइड्रोलिक रेजिस्टेंस टाइम जो साइजिंग क्राइटेरिया होता है, ये भी सही है, ठीक है। ग्रिट रिमूवल के लिए क्या क्राइटेरिया होता है हमारा, ओवरफ्लो रेट, तो ये भी सही है। स्क्रीनिंग के लिए क्या क्राइटेरिया होता है हमारा, चैनल अप्रोच वेलोसिटी, तो ये भी सही है। ट्रिकलिंग जो फिल्टर होता है TF जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, वो किसके लिए डिजाइन करते हैं हम लोग, हाइड्रोलिक लोडिंग रेट और ऑर्गेनिक लोडिंग रेट, यानी कि हाइड्रोलिक एंड ऑर्गेनिक लोडिंग रेट, यानी कि ये भी सही है, यानी कि कोई भी इनमें से गलत नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी नन इज द राइट आंसर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, मैच लिस्ट 1 प्रॉब्लम एंड लिस्ट 2 जो कॉज करते हैं उसको, सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोर्स गिवन बिलो, यानी कि आपको क्या बताना है, यहाँ पे करेक्ट बताना है। तो कॉज यूट्रोफिकेशन, यूट्रोफिकेशन क्या होता है, आपका जो रिवर होती है वो डेड हो जाती है, डाई हो जाती है। ऑप्शन ए को देखते हैं हम लोग, जो पहला है हमारा, पहला पॉइंट को देखते हैं हम लोग, कॉज यूट्रोफिकेशन। यूट्रोफिकेशन क्या मतलब क्या होता है, जो हमारी रिवर है, स्ट्रीम है, वो डेड हो जाती है, ठीक है, उसमें DO नहीं बचती है। इसका मतलब क्यों होता है, जब उसमें हैवी न्यूट्रिएंट्स हो जाते हैं, इस कंडीशन में वो ये काम करती है, यानी कि ए का तो हो गया 1 हमारा, ठीक है। टॉक्सिक कब होती है, टॉक्सिक होती है जब हमारे हैवी मेटल्स हो जाते हैं, यानी ए का 1 है और सी का हमारा 2 है हैवी मेटल्स। बी हमारा मे इंटरफेयर विद इफ्लुएंट रीयूज, तो वो किसकी वजह से होता है हमारा, जो डिजॉल्व इनऑर्गेनिक सॉलिड्स की वजह से होता है, यानी कि बी का हमारा 3 है, यानी कि 132 यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर द सेम सॉलिड कंटेंट इफ द क्वांटिटी ऑफ स्लज विद मॉइस्चर कंटेंट ऑफ 98% x, यानी कि कोई स्लज है, ठीक है, उसकी क्वांटिटी x है जिसमें हमारा 98% जो है वो क्या है, मॉइस्चर कंटेंट, यानी कि 2% क्या हमारे सॉलिड्स हैं, जो कि क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। ये आपका वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग का जो स्लज जो जनरेट होता है उसका टॉपिक है, ठीक है, स्लजाइजेशन जिसको हम लोग बोलते हैं। देन द क्वांटिटी ऑफ स्लज विद मॉइस्चर कंटेंट ऑफ 96% विल बी, देखिए, तो ये जो सारी चीज़ें होती है वो वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में चलती हैं, जो भी डाटा मेजर होता है वो वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में मेजर होता है, ठीक है। यानी कि इसका एक फॉर्मूला होता है V1 × 100 - P1 = V2 और 100 - P2, ठीक है। पहले वॉल्यूम कितना था, x था, ठीक है, और ये कितना था 100 और ये कितना था 98%, ठीक है। तो V2 हमसे पूछा है जब ये कितना हो जाएगा 96%, तो ये x था, ये 2 बचेगा, यहाँ पे ये 4 आएगा, 2 चला जाएगा और 2 नीचे आएगा, तो x/2 इसका आंसर आएगा। x/2 ऑप्शन में दिख रहा है, नहीं है, लेकिन 0.5x दिख रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। देखो यहाँ पे जो फॉर्मूला है वो आपको इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना, 100 - P1 = V2 और 100 - P2। ओके, तो ये फॉर्मूला आपको इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना है, स्लज डाइजेशन से रिलेटेड है ये। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मिनिमम लिमिट ppm ऑफ द डिजॉल्व ऑक्सीजन दैट मस्ट बी इन द वाटर फॉर सर्वाइवल ऑफ एक्वाटिक लाइफ। देखो, एक्वाटिक लाइफ के लिए जो मिनिमम होती है वो 4.2 ppm होनी चाहिए आपकी DO डिजॉल्व ऑक्सीजन। जैसे हम लोग ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, उसी तरह एक्वाटिक एनिमल्स हैं वो भी ऑक्सीजन इनहेल करते हैं। अगर रिवर में जो स्ट्रीम है उसमें ऑक्सीजन नहीं होगी तो वो मर जाएंगे, यानी कि उसको हम लोग बोलते हैं यूट्रिफिकेशन, यानी कि उसमें जो रिवर है उसमें DO नहीं है, यानी कि सब जीव जंतु उसमें मर गए हैं। ओके,
तो इसका आंसर क्या है 4.2 ppm। अगर मैं वहीं आपसे क्वेश्चन रेज कर दूं कि pH जो हमारी एसिड रेन होती है तो किस pH वैल्यू के लिए होती है, अगर आपकी जो रेन है उसकी pH की वैल्यू लेस देन 5.6 है, ठीक है, 5.6 से कम है, तो उसको बोलेंगे हम लोग एसिड रेन। इंपॉर्टेंट है ये भी कि एसिड रेन हम लोग कम डिफाइन करते हैं। और मैंने ग्रुप में एक pH स्केल डाला था टेलीग्राम में, तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए, उसको ज़रूर एक बार देखिएगा, जिससे आपका जो pH से रिलेटेड डाउट्स हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे पिक्टोग्राफिकली। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट्स। तो दो टाइप के पॉल्यूटेंट्स होते हैं, एक प्राइमरी एक सेकेंडरी, ठीक है। प्राइमरी में जो मेजर सोर्स होते हैं हमारे सॉक्स एंड नॉक्स, ठीक है, सॉक्स एंड नॉक्स यानी सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो ऑप्शन को देखते हैं, ए है सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। The type of relation exists between the aerobic and anaerobic microorganism in a oxidation pond। तो वो कौन सी होती है, सिम्बियोटिक। सिम्बियोटिक यानी कि विन एंड विन, यानी कि भाई तेरा भी भला और मेरा भी भला, दोनों का ही फायदा होगा। ओके, तो उसको बोलते हैं हम लोग सिम्बियोटिक रिलेशनशिप, यानी कि विन एंड विन, दोनों का ही बेनिफिट होता है। होता ही क्या है, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ इसको। ऑक्सीडेशन जो पॉन्ड की जो इक्वेशन है, एल्गाई क्या करता है, सनलाइट से ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है, और ऑक्सीजन को जो कंज्यूम करते हैं बैक्टीरिया करते हैं और न्यू सेल्स बनाते हैं और कुछ कंपाउंड्स बनाते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ठीक है, फॉस्फेट हो गया, ये बनाते हैं और ये कंज्यूम करता है एल्गाई। तो भाई ये एल्गाई का खाना है, बैक्टीरिया बना रहा है, और बैक्टीरिया का खाना एल्गाई बना रहा है, तो दोनों का भला हो रहा है। तो इसको बोलते हैं हम लोग विन विन सिचुएशन, यानी कि आपकी सिम्बियोटिक रिलेशन। ओके, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो बी है वो एक राइट आंसर है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एनारोबिक ट्रीटमेंट इज बेस्ट सूटेड फॉर। देखो, एनारोबिक हो गया या फिर एरोबिक हो गया, दोनों ही टाइप के जो ट्रीटमेंट करते हैं हम वो करते हैं बायोलॉजिकली जो डिग्रेडेबल मैटर है उनके लिए, ठीक है, बायोलॉजिकली डिग्रेडेबल मैटर है उनके लिए करते हैं। तो ऑप्शन ए को देखते हैं हम लोग, हाई एफिशिएंसी, तो इसका कोई रिलेशन नहीं है। बी को देखते हैं टॉक्सिक, टॉक्सिक तो ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है, ये तो गलत है। डाइल्यूशन इनऑर्गेनिक मैटर, हम इनऑर्गेनिक मैटर जो होते हैं हमारे मेजरली तौर पे, मेजर की बात करी जाए तो वो नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं। ओके, तो जो सी है वो रॉन्ग है, ठीक है। डी को देखते हैं ऑर्गेनिक वेस्ट, हाँ, जो ऑर्गेनिक मैटर होता है जैसे ह्यूमन एक्सट्रैक्ट होता है वो ऑर्गेनिक मैटर है, ऑर्गेनिक वेस्ट है, तो टाइम के साथ आपने देखा हो बायोडिग्रेडेबल हो जाता है। अब बात आ गई ह्यूमन वेस्ट की बात करते हैं हम लोग, ह्यूमन एक्सट्रैक्ट की बात करते हैं, ठीक है। तो वो होता है एट द टाइम ऑफ जो जनरेट होता है, तो वो कैसी नेचर का होता है, वो एल्कलाइन नेचर का होता है, पूछा जाता है एल्कलाइन। फ्रेश सीवेज का नेचर क्या होता है, तो वो एल्कलाइन नेचर का होता है, ठीक है। और कैसे कलर का होता है, येलो का। लेकिन विद द टाइम वो उसका डिकम्पोजिशन होता है एरोबिक बैक्टीरिया के साथ, और वो कैसी नेचर का हो जाता है, एसिडिक नेचर का हो जाता है, और उसका कलर कैसा हो जाता है, ब्लैक या ब्राउन। ओके, ये प्रैक्टिकल चीज़ें तो आपको उसका नॉलेज होगा। ओके, तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा, प्रिंसिपल प्लेन्स आर सब्जेक्टेड टू। देखो, प्रिंसिपल प्लेन्स क्या होते हैं, प्रिंसिपल प्लेन्स पे ओनली नॉर्मल स्ट्रेस काम करती है, प्रिंसिपल प्लेन्स, ठीक है। तो वन बाय वन को देखते हैं। ऑप्शन ए क्या करता है, नॉर्मल स्ट्रेस ओनली, हाँ, तो नॉर्मल स्ट्रेस ही काम करती है प्रिंसिपल प्लेन्स पे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, इफ अ मोर सर्कल इज ड्रॉन फॉर अ फ्लूइड एलिमेंट इनसाइड अ बॉडी एट रेस्ट, तो रेस्ट कंडीशन पे फ्लूइड में शेयर स्ट्रेस कितनी होती है, 0, और उस पर क्या काम करती है, सिर्फ परपेंडिकुलर कंप्रेसिव स्ट्रेस काम करती है। तो इस कंडीशन में जो मोर सर्कल बनेगा तो कंप्रेसिव है तो इस साइड बनेगा, और शेयर स्ट्रेस 0 है तो पॉइंट बनेगा, ठीक है, पॉइंट बनेगा इस तरह बनेगा, ठीक है। ये σ1 इक्वल टू σ2, और दोनों कैसी है, नेगेटिव नेचर की, कंप्रेसिव की है। ऑप्शन ए को देखते हैं, और सर्कल, तो सर्कल तो बनता ही नहीं है, तो यहाँ ऑप्शन कैंसिल हो गया। बी को देखते हैं, और सर्कल, तो ये भी गलत है। सी को देखते हैं,
पॉइंट सर्कल ऑन द नॉर्मल एक्सिस, ये नॉर्मल एक्सिस होती है हमारी, ठीक है, ये शेष एक्सिस होती है जो टाउ को रिप्रेजेंट करती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ मोस्ट सर्कल। जैसे ही आपने पढ़ा सेंटर ऑफ मोस्ट सर्कल, तो आपको सेंटर के जो कोऑर्डिनेट है वो नॉलेज में होने चाहिए, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2 कॉमा 0, ये सेंटर होता है मोस्ट सर्कल का, ठीक है। फॉर एन एलिमेंट सब्जेक्टेड टू परपेंडिकुलर स्ट्रेसेस ऑन टेंसाइल मैग्नीट्यूड 80, कंप्रेसिव ऑफ मैग्नीट्यूड 50, यानी कि एक हमारी टेंसाइल है, एक कंप्रेसिव, यानी कि 80 हमारी टेंसाइल है यानी कि प्लस, और जो 50 है वो हमारी कंप्रेसिव यानी कि 50 डिवाइड बाई 2, तो ये आएगा 15,0, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन में आपको गौर करना है कि स्ट्रेस की नेचर कैसी है, वो कंप्रेसिव है या टेंसाइल है। बच्चे इसी चीज़ों पर गौर नहीं करते, वो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के वैल्यूज़ को निकाल आते हैं, लेकिन कंप्रेसिव टेंसाइल पे फोकस नहीं करते। ओके, तो इन चीज़ों पे भी आपको फोकस करना है, तो ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है अ बॉडी वाज सब्जेक्टेड टू टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर स्ट्रेसेस ऑफ -6 MPa एंड 24 MPa, व्हाट इज द शेयर स्ट्रेस। ठीक है, शेयर स्ट्रेस दिमाग में आया तो टाउ दिमाग में आया, ठीक है। ऑन द प्लेन ऑफ प्योर शेयर, प्योर शेयर का मतलब है नॉर्मल स्ट्रेस उस पर क्या होगी हमारी 0 होगी। ओके, तो इसके लिए हमको मोर डायग्राम ड्रॉ करना आना चाहिए, उसको ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग पहले, ठीक है। तो इसका डायग्राम कुछ इस तरह बनेगा, तो जो 6 है वो इधर आएगी आपकी माइनस, ठीक है, तो इधर 6 आएगी और इधर आपका 24 आएगा। ओके, अगर हम लोग बात करें सेंटर की, तो सेंटर इन दोनों का कहीं मिड होगा, यानी कि इन दोनों का मिड कितना आएगा आपका 15 आएगा, तो इधर से कितना हो गया हमारा 15 हो गया, तो ये कितना बचा 9 बचा, ठीक है, क्योंकि पूरा कितना 24 है। अब इससे जो सर्कल ड्रॉ होगा कुछ इस तरह होते हुए जाएगा, यानी कि ये रेडियस हो गई, तो पूरा जितना भी वो रेडियस में जाएगा, ठीक है। और प्योर शेयर का मतलब है जिस पे सिर्फ नॉर्मल स्ट्रेस काम करे, तो यानी कि ये वाला जो है इस पर सिर्फ केवल शेयर स्ट्रेस काम करे, तो इस पर शेयर स्ट्रेस होगी और नॉर्मल स्ट्रेस कितनी होगी 0, तो ये 9 हो गया, ये कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। तो अपने को क्या ये बताना है, ठीक है, तो 15 का स्क्वायर इक्वल टू, ठीक है, 15 का स्क्वायर इक्वल टू टाउ का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे तो टाउ की वैल्यू आएगी वो 12 आएगी, 12 आएगी, क्योंकि जो 15 का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर करोगे तो 144 आता है, जो कि 12 का स्क्वायर है। ओके, तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो राइट आंसर है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है व्हेन टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्रिंसिपल स्ट्रेसेस बोल दिया, यानी कि शेयर स्ट्रेस क्या अपनी 0 है, आर अनइक्वल, यानी कि इस तरह लगी है, यहाँ सिग्मा 1 लगा है, यहाँ सिग्मा 2 लगा है, हमको नेचर नहीं पता कैसा नेचर है, लेकिन सिग्मा 1 डजन इक्वल टू सिग्मा 2 बाय मैग्नीट्यूड। ओके, बट अलाइक का मतलब है सेम नेचर की है, ठीक है, यानी कि ये भी टेंसाइल है, ये भी टेंसाइल, हम लोग एक नेचर की मान लेते हैं। द मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस, तो मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस क्या होती है, डिफरेंस होती है सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 डिवाइड बाय 2। ओके, तो ऑप्शन को देखते हैं, द डाया ऑफ द मोर सर्कल, तो ये तो होता नहीं है, हाफ द डाया ऑफ मोर सर्कल, क्योंकि ये क्या होता है डाया ऑफ मोर सर्कल होता है, और इन दोनों का जो आधा करते हैं तब हमारा निकल के आता है हाफ द डाया ऑफ मोर सर्कल, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। The minimum grade of RCC and maximum cement content as per IS 456 in the severe exposure condition। सीवियर कंडीशन में पूछा है, वेरी सीवियर में नहीं पूछा। देखो जो सीवियर कंडीशन है तो उस कंडीशन में मिनिमम जो ग्रेड होता है वो होता है आपका M30, ठीक है, और मिनिमम सीमेंट कंटेंट होता है वो कितना होता है, वो होता है आपका 320 kg पर मीटर क्यूब, ठीक है। तो M30 तो ठीक है, और यहाँ पर लेकिन मैक्सिमम पूछा है, लेकिन हमको मिनिमम का आइडिया है, तो ध्यान रखना आप यहाँ पे एक लॉजिक भी ला सकते हो कि मिनिमम इतना है तो मैक्सिमम इससे ज़्यादा होगा, तो ऑप्शन नंबर डी ही राइट आंसर होगा। दूसरा है कि किसी भी कंडीशन में आपका जो मैक्सिमम सीमेंट कंटेंट है वो 450 kg पर मीटर क्यूब से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। The soffit formwork to the beam should not be removed before D days, where D is the, देखो
अगर हम बात करें बीम के केस की तो उसमें वो कितना होता है 7 डेज होता है। अगर स्लैब के केस की बात करें तो कितना होता है 3 डेज होता है। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है, इन द रीबेंड टेस्ट फॉर रीइंफोर्सिंग स्टील बार आफ्टर इनिशियल बेंडिंग एंड बॉइलिंग इन वाटर फॉर 30 मिनट द बार इज अगेन बेंड टू एन एंगल ऑफ डैश डिग्री। तो रीबेंड टेस्ट में हम लोग 30 मिनट के बाद दोबारा बेंड करते हैं, तो उसको बेंड करते हैं हम लोग 175.5 डिग्री के लिए, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अगर आपको रीबेंड टेस्ट की नॉलेज नहीं है, अगर आप चाहते हैं कि इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाया जाए तो आप कमेंट कर सकते हैं, इसके ऊपर एक वीडियो बना दिया जाएगा। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है हमारा, इट इज़ रिकमेंडेड दैट द रीइंफोर्समेंट स्प्लाइसिंग फॉर मेंबर शुड नॉट बी डन एट लोकेशन वेयर बेंडिंग मोमेंट इज मोर देन P% वेयर P इज। देखिए, स्प्लाइसिंग की मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट जो शॉर्ट नोट्स हैं वो आपको प्रोवाइड करा दिए हैं टेलीग्राम चैनल में जो हमारा है, ठीक है, वहाँ पे सारी डिटेल मैंने बता दी है, लेकिन शॉर्ट में आपको फिर से मैं रिकॉल कर देता हूँ। तो इसके लिए जो डाया है बार का शुड नॉट बी ग्रेटर देन 36 और मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस शुड नॉट बी ग्रेटर देन 50%। तो 50% से ज़्यादा है अगर डाया का जो आपका मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस है तो उस केस में, और बार का डाया 36 mm से ज़्यादा है तो और उस केस में, तो हम उस केस में स्प्लाइसिंग प्रोवाइड नहीं करते, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो राइट आंसर है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ओके, तो यहाँ पे ये वीडियो कंप्लीट होती है, ठीक है। इसमें हम लोगों ने 3 सब्जेक्ट लेके चले हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो 4th सब्जेक्ट लेके चलेंगे जिसमें हम एक नया जो सब्जेक्ट है उसको ऐड करेंगे। तो इस वीडियो की PDF फाइल आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। अगर कोई क्वेरी है तो वो भी कमेंट कीजिए, उसका भी रिप्लाई दिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बी हैप्पी, कीप लर्निंग एंड कीप स्माइलिंग।